प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर होने वाला है। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सिंपल और कॉन्सेप्ट के साथ में कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यानी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो स्टेप कैसे होते हैं बेटा, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। ठीक है, मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी समझा चुका हूँ सारे स्टेप्स को। तो गिवन क्या है बेटा, सिर्फ ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, टू फाइंड करना है एक्स एंड वाई एंगल। क्लियर है। तो सोल्यूशन देखो बेटा, इसका सोल्यूशन देखो बेटा। अगर आप देखो बेटा गौर से, ये एक लाइन है और ये पूरा के पूरा ये जो एंगल 50 है और जो एक्स है ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। सही बेटा, तो x को यहीं रखते हैं और 50 को वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 130 आ गया, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 130 आ गई। ठीक है, नाउ बात करते हैं बेटा y इक्वल्स टू 130 डिग्री क्यों है। देखो बेटा, ये और ये लाइन है दोनों, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ अगर हम देखें दोनों x और y की वैल्यू दोनों इक्वली आ रही है, लेकिन एक बात देखो बेटा, यहाँ पे देखो ए बी और सी डी लाइन है और इस तरीके से लाइन है कि ये देखो z बन रहा है यहाँ पे। तो x एंड y क्या है, अल्टरनेट एंगल हुए। x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल भी हैं। देखो बेटा, x और y जो है वो अल्टरनेट एंगल है, लेकिन यहाँ ऐसे अल्टरनेट एंगल हैं जो दोनों इक्वल हैं। अब भाई अल्टरनेट एंगल किस केस में इक्वल होते हैं, जब वो जिसके अंडर वो आ रहे हैं वो दोनों की दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन AB is parallel to CD, hence proof। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम इसको नॉमिनेट करते तो ये ट्रांसवर्सल भी लिख देता मैं, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन फिगर 6.29 इफ़ AB पैरेलल टू CD कॉमा CD पैरेलल टू EF एंड Y और Z का जो रेशियो है वो 3:7 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन। गिवन क्या है बेटा, गिवन हमें क्वेश्चन में से ही लिखना होता है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी है और कॉमा है कि जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और y रेशू z का जो रेशू है वो दिया है 3:7। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हमें x। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताता हूँ आपको, वो हर बार मैं जब भी रेशो वाली प्रॉब्लम आती है वो बात बतानी पड़ती है। वो क्या बात है कि जब भी कोई रेशो में दे रखी हो क्वांटिटी, तो हमें पता है कि उनका एक कॉमन फैक्टर होता है जो सिंप्लीफिकेशन में हटा दिया गया होता है। तो हमें उस कॉमन फैक्टर को वापस कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे वो कॉमन फैक्टर हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड तो यूज़ ही हो रहे हैं, तो एक्स तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो यहाँ करते हैं हम ए या के, क्योंकि के यूज़ कर देते तो इससे हो गया जो वाई हो गया उसका रेशियो हो गया 3, तो 3 के हो गया, और जो जेड है वो हो गया हमारा 7k, वेयर k इज़ ए सम कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ एक फिगर में एक कॉमन सी बात आ रही है बेटा, देखो ये लाइन और ये लाइन है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो भी वाई हुआ ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
ठीक है ना, सिंपल हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमने पढ़ा है बेटा, सप्लीमेंट्री। जो इंटीरियर कॉन्जुकेटिव एंगल्स होते हैं या को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो जो कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल बोलो या को इंटीरियर एंगल बोलो, वो दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ है, यहाँ ये भी लिख देता हूँ एज सी डी पैरेलल टू ई एफ है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, इसको टी नाम देते हैं हम, टी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब यहाँ पे y के प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं 3k और z के प्लेस पे 7k। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री। तो ये हो गया बेटा हमारा 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो k है वो उसी यूनिट में आएगा, ठीक है। तो k आ गया हमारा, यहाँ से कट हो जाएगा तो 18 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आ गया 18, ठीक है। अब k तो आ गया 18, इससे ये हो जाएगा बेटा y जो है 3 इंटू k, यानी 3 इंटू 18 डिग्री, ये हो गया 18 तिया 54 डिग्री। और जो z है वो है 7k और k के प्लेस पे 18, तो ये हो गया 18 सत्ते 126 हो गया। तो ये हमारे पास में y आ गया और z आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, हमें निकालने के लिए तो बोला तो x को बोला है। अगर आप देखो यहाँ से इन्होंने दिया है कि ये यहाँ पे लिख देते बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल दिया है ई एफ है। तो क्लियरली जो ए बी है वो पैरेलल होगी ई एफ के, यानी लाइन पैरेलल टू द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो अगर आप देखो ये लाइन इसके पैरेलल होगी ए बी के, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल होगा। देखो गौर से देखो, जेड बन रहा है, ये रहा, यानी ये एक ट्रांसवर्सलिटी और ये हमारे दो ई एफ और ए बी पैरेलल लाइन है। तो यहाँ ये हो गया बेटा कि एंगल जो x है वो होगा z के बराबर, और दोनों की वैल्यू क्या है, हमने जो z की वैल्यू निकाली है 126 डिग्री। कारण क्या है, ये होगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अब फाइनली हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल्स टू 126 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलिए बेटा अगले प्रश्न है, यानी अगले को जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इन फिगर 6.30 इफ़ ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर, यानी जो ई एफ है इस परपेंडिकुलर है सी डी पे, क्लियर है। एंड एंगल जी ई डी कौन सा है बेटा, जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल जो दिया है 126 दिया है डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन की शुरुआत वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप पे गिवन, तो गिवन है ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, क्लियर है। और एंगल जी ई डी जो है वो 126 डिग्री है। अब इसके बाद में टू फाइंड क्या करना है बेटा, हमें टू फाइंड करना है हमें एंगल ए जी ई कॉमा एंगल जी ई एफ और कॉमा एंगल एफ जी ए, यानी ये हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, क्लियर। नाउ सॉल्यूशन देखो बेटा,
सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ देखो इन्होंने एक एंगल दिया है GED, एंगल GED जो दिया है 126 डिग्री दिया है, यानी GED। अच्छा GED बेटा दो एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, एंगल दिस और एंगल दिस। तो हमें इनमें से एक एंगल पता है 90 डिग्री है, वो है हमारा FED। तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ दो एंगल में। देखो बेटा इसका ब्रेक कैसे होगा हमारा, एक तो एंगल बनेगा हमारा FED और एक एंगल बनेगा हमारा FG, एक बनेगा हमारा FED बनेगा और दूसरा एंगल बनेगा GEF बनेगा। तो एंगल GE और F प्लस एंगल FED इक्वल्स टू 126। अब इसमें ये जो एंगल है 90 है, तो यहाँ से GEF प्लस 90 डिग्री और इक्वल्स टू 126। तो यहाँ से जो एंगल है GEF की वैल्यू आ गई 126 में से हम 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो GEF जो एंगल है वो आ जाएगा 6 का 6 और 12 में से 9 तो 3, ये आ गया। यानी हमें ये एंगल मिल गया छोटा वाला। ठीक है। अच्छा बेटा ये देखो कि AB इस पैरेलल है हमारा CD के, ये तो गिवन है हमें। तो अगर हम देखें तो एंगल A, ये वाला एंगल यानी ये वाला AGE बराबर हुआ एंगल GED के, और GED की जो वैल्यू उन्होंने दी है वो 126 डिग्री दी है। तो रीजन क्या था, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, दो एंगल हमारे पास में आ गए। अब हम बात करते हैं हमें कौन सा एंगल निकालना है। देखो एज आ गया हमारे पे, GEF भी आ गया। अब हमें FGE निकालना है। अब देखो बेटा ये एंगल हमारे को पता है कि 126 डिग्री है। अच्छा ये एंगल यानी FGE ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ये बना रहे हमारे लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ से वर्क करें हम, AGE एंगल जो है वो है 126 प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल FGE की अगर हम वैल्यू फाइंड करें वो 180 में से 126 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो FGE के प्लेस पे आ जाएगा ये वैसी की वैसी आ जाएगा हमारे 10 में से 6 तो 4, और यहाँ बचे हमारे 17 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आएगा। ठीक है, तो हेंस यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम, हेंस सभी जो वैल्यू हैं, सबसे पहले बोला था एंगल AGE जो आया 126 डिग्री, दूसरा बोला था एंगल GEF जो आया हमारा GEF 36 डिग्री, और फिर हमारा एंगल FGE जो आया है इतना। ठीक है, तो ये है हमारे आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर 6.31 में लाइन PQ पैरेलल है ST, यानी लाइन PQ पैरेलल है ST के। क्लियर है। एंगल PQR की जो वैल्यू है, PQR की वैल्यू 110 दी है, और एंगल RST यानी RST की जो दी है 130 डिग्री दी है। फाइंड करना हमें एंगल QRS यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए बेटा, अच्छा हिंट भी दिया है इसमें कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST, हमें ST की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो R से पास करती हो। तो चलिए, अगर वो बुक में हिंट नहीं देता तो हम अपने अकॉर्डिंग भी चाहे ट्रायंगल बना के कैसे भी कर सकते थे, बहुत सिंपल हो जाती प्रॉब्लम। लेकिन चलो अब NCERT के तौर तरीके से करते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा गिवन क्वेश्चन में से लेना पड़ता है बेटा हमें। गिवन लाइन PQ पैरेलल है ST के, कॉमा, और एंगल PQ जो R है
वो 110 डिग्री है, और एंगल आर एस टी जो दिया है वो 130 डिग्री दिया है। तो फाइंड क्या करना है बेटा हमें? तो फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। क्लियर है? अच्छा, यहाँ कंस्ट्रक्शन बोला है तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ड्रॉ करने के लिए बोला है तो कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ से पैरेलल, ठीक है। तो ये एक लाइन का नाम दे देते हैं ए पॉइंट, और ये जो इसका एंड है ये बी दिया। तो यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ ए बी लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। ठीक है, हमने आर से पास होते हुए एक ए बी लाइन एस टी के पैरेलल ड्रॉ करी है। तो लास्ट स्टेप है सॉल्यूशन। देखते हैं बेटा। अच्छा बेटा, ये लाइन ड्रॉ करिए तो कुछ एंगल भी हैं। तो ये एंगल आया, एक ये तो है ये पहले से, और एक एंगल ये आ गया। तो इनको नॉमिनेट कर सकते हैं हम एंगल 1 2 3 भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ एंगल का नाम दे देता हूँ एंगल एक्स और वाई और जेड। यहाँ एंगल क्यू आर एस जिसे हमें फाइंड करना है वो हमने वाई कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी लिख देते हैं इसे एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू वाई है। बाकी तो दिख रहे हैं फिगर के अंदर। अब ये तो वाई है। अब यहाँ देखो बेटा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? देखो यहाँ पे दिया है पी क्यू गिवन है पैरेलल टू एस टी, ये तो हमें गिवन है। इसके बाद में हमने क्या करा है बेटा, जो ए बी है ड्रॉ करा है पैरेलल टू एस टी। ये हो गया कंस्ट्रक्शन से, ये हमने कंस्ट्रक्शन से प्राप्त करा है। तो इसका मतलब होता है कि जो पी क्यू है पैरेलल होगा ए बी के, या ए बी पैरेलल टू पी क्यू के होगा। कारण क्या है? देखो, जब क्या कहते हैं, जब दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल हों तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो कहते हैं लाइन पैरेलल टू पैरेलल लाइंस, या सेम पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे ये हो गया कि यानी जो ये पी क्यू है वो ए बी के भी पैरेलल हो गई। तो ये और ये यानी x प्लस 110 ये बराबर होगा 180। क्यों? इंटीरियर कॉन्जुकेटिव एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इंटीरियर या कॉन्जुकेटिव, इंटीरियर लिख देता हूं मैं, कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से जो x है वो आ गया 180 में से 110 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x तो क्लियरली 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये स्पेस का यूज़ करते हैं बेटा हम। ठीक है, यहाँ से सिमिलरली हम बात कर सकते हैं बेटा, सिमिलरली एस टी पैरेलल है ए बी के, तो जो z प्लस 130 है ये भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। वही कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ से जो z आ गया वो 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लियरली जो z आ गया वो 50 आ गया। लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि हम y यानी एंगल क्यू आर एस को फाइंड करें। अब देखो बेटा, एंगल x प्लस वाई प्लस जो z है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन। देखो बेटा, ये कब लिखते हैं? अगर जो एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स होते हैं, यानी ठीक है, अगर दो एंगल्स होते हैं हमारे, यानी एक लाइन होती है स्ट्रेट और उसके ऊपर एक लाइन यानी जो होती रे कह लो स्टैंड करती, तो हम वहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते, दो एंगल होते, क्योंकि पेयर का मतलब दो एंगल। लेकिन यहाँ पे तीन एंगल है, तो वही बात को हम क्या लिखेंगे, जो सारे एंगल अगर एक ही लाइन पे आ रहे हैं और 180 डिग्री का बना रहे तो उनका सम भी क्या लिखेंगे 180 डिग्री, और लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ से x के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 70 और y हमें फाइंड करना, z है 50 और ये 180 के बराबर। तो 70 और 50 दो गए 7 5 12 यानी 120
प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो y बराबर आ गया 180 में से 120 ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 60 डिग्री। क्लियर है? तो y जो था वही था हमारा एंगल QRS, हैंस एंगल QRS जो हमने माना था y, उसकी वैल्यू आई है 60 डिग्री। आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपके अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इन फिगर 6.32 इफ लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है एंड एंगल पी आर डी वो 127 डिग्री है, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। तो हमें एंगल एक्स और वाई फाइंड करने हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, और डिग्री का थोड़ा सा सही बना देते हैं, ठीक है। और एंगल पी आर डी की जो वैल्यू है 127 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है बेटा हमें, एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन देखो बेटा, ए बी पैरेलल है हमारी सी डी लाइन के, सो एक्स बराबर होगा 50 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल है बेटा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करें बेटा, यहाँ की बात करें कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो ये एंगल है यानी ये पूरा की पूरा एंगल, अगर आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस एंगल के पूरे के, यानी यहाँ से बाहर से नहीं, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, इसके अल्टरनेट है। सिमिलरली अगर हम से कि ए बी पैरेलल है किसके बेटा, सी डी के, तो ये होगा 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से अगर हम बात करें y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू हो जाएगा 127 में से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 7 एज इट इज़, 12 में से 5 तो 7 ही आ गया इतना। तो हैंस x इक्वल्स टू 50 डिग्री और y इक्वल्स टू 77 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब आते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक जिसका आप इंतज़ार भी कर रहे होगे। तो क्वेश्चन है वो है 6। कहता है इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं, एक पी क्यू मिरर है, देख लो बेटा, उसकी दिखा रखा है मिरर की तरह उसको, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हम लाइन कंसिडर करें तो वो पैरेलल लाइन है। एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, तो मिरर पी क्यू पे एट बी पे स्ट्राइक करती है रे ए बी, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे, अब ये रे रिफ्लेक्टेड भी होती है, एरो से मैंने डायरेक्शन दिखा रखी है। ए बी रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द, यानी अच्छा इंसिडेंट रे हो गया पी क्यू एट बी, देन द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, मूव्स कर जाती है बेटा बी सी पाथ पे, ठीक है। यानी मूव कहाँ पे कर जाती है, रिफ्लेक्टेड रे बी सी पाथ के थ्रू मूव कर जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या कहता है बेटा, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, और आर एस मिरर पे सी पे स्ट्राइक करती है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और वापस फिर क्या करती है, सी डी के अलोंग क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है, यानी जो ये लाइन है ए बी पैरेलल है सी डी। अगर आप देखो बेटा,
अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं हमारे, क्योंकि देखो बी सी क्या है, एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मैंने प्रूफ कर दिया एंगल ये वाला ए बी सी इक्वल है बी सी डी के, तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी पैरेलल होगा हमारे सी डी के। तो यही वर्क करना है, इसके लिए थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है, मिरर को हम लाइन कंसीडर कर लेते हैं। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। बस मैं इतनी सी बात लिख देता हूँ। तो प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है हमें ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। ये स्पेस यूज़ कर लेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। थोड़ा सही से बना देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये नॉर्मल ड्रॉ करा है हमने बी से, अगला पॉइंट मान लेते हैं ई है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये हो गया ई यूज़ हो गया, और ये हो गया हमारा एफ। तो यहाँ लिख देते बेटा, ड्रॉ बी ई एंड सी एफ नॉर्मल्स, दैट इज बी ई है वो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है आर एस के, और जो सी एफ है वो नॉर्मल है हमारा पी क्यू के, ठीक है। ये ड्रॉ करा है अभी तक हमने। अच्छा, जो नए एंगल बने इनको हम एक्स वाई जेड या 1 2 3 नाम दे देते, तो कुछ भी नाम देते। चलो मैं 1 2 3 देते हूँ। 1 हो गया, और ये एंगल हो गया 2, ये एंगल हो गया 3, और ये एंगल का नाम दे दिया 4। अब आपको एक बात पता है बेटा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं। कारण क्या है बेटा, देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर साइंस के स्टूडेंट हो, 9th क्लास में भी अगर आपने पढ़ा हो, या 8th क्लास में आपने ढंग से समझ रखा हो, तो ये 8th क्लास में भी था चैप्टर, जहाँ पे हम लाइंस ऑफ में जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाती हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, वो दोनों की दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ए बी सी जो है वो एंगल 1 और +2 के इक्वल है। तो यहाँ से आ गया कि एंगल ए बी सी या तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं, या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। देखो बेटा, इसको बड़ा ध्यान से समझना है आपको। देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैं अगर एंगल लिखूँ, एंगल ए बी सी को लिखूँ एंगल 1 + एंगल 2, तो आपको पता है 1 की जगह पे आप 2 यूज़ कर सकते हो, 2 की जगह पे आप 1। तो हम लिखते हैं कि जब वो बाइसेक्ट कर रहा हो, तो जो बड़ा एंगल है उनका, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ईच जो बाइसेक्टेड एंगल है, यानी दोनों जो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, उन दोनों के 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूँ भाई। एंगल ए बी सी क्या है, एंगल 1 + एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल ए बी सी को हम यूँ लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2, यानी एंगल 1 लिख सकते हैं दोनों को, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर है। तो एंगल ए बी सी बराबर आ गया 2 एंगल 1। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी को एंगल 2 + एंगल 2, क्योंकि 1 इस वाली को यूज़ करें, 1 और 2 दोनों बराबर है। तो एंगल ए बी सी जो आ गया वो आ गया 2 एंगल 2। मैंने ये बात लिखी है बेटा, तो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये तो रफ है, इसको कोई यूज़ करना हो समझने के लिए कर लेना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं, यहाँ देखो बेटा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, वही
एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ बी सी डी जो एंगल है, यानी एंगल बी सी डी है, उस एंगल को लेना एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब गौर से देखिए बेटा कि जो ये हैं क्या कहते हैं इक्वेशन, यहाँ से देखिए जो है एंगल ए बी सी तो हमारा आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 या एंगल 2 टाइम्स आ गया, और जो बी सी डी एंगल है वो क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 और या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 आ गया। क्लियर है यहाँ। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ से, देखो बेटा ये जो बी ई है और जो एफ सी है, ये दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं सेम पैरेलल लाइन के। ठीक है ना, यानी जो सेम पैरेलल, यानी पी क्यू लाइन पैरेलल है आर एस के, तो जब सेम पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं वो भी अपने आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा हम, यानी जो बी ई परपेंडिकुलर है हमारा आर एस एंड जो परपेंडिकुलर है सी एफ परपेंडिकुलर है पी क्यू और परपेंडिकुलर on the same parallel line। so हम लिख सकते हैं बी ई पैरेलल होगा हमारे सी एफ के। भाई सेम पैरेलल लाइन के अगर परपेंडिकुलर्स हैं तो वो आपस में भी क्या होंगे, यानी बी ई परपेंडिकुलर आर एस एंड सी ए परपेंडिकुलर पी क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम पैरेलल लाइन। सो बी ई भी पैरेलल होगा सी एफ के। अगर बी ई पैरेलल है सी एफ के तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल किसके इक्वल होगा। देखो एंगल ये जेड बन रहा है हमारा, या ये वाला जेड देखो, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। ये मतलब पड़ता है कि यानी जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू होगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। यानी यहाँ क्या करा है बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे दोनों में मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 टाइम्स एंगल 2 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो गया। अब देखो यहाँ से देखो, ये जो है हमारा एंगल ए बी सी है, जो एंगल है वो है हमारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 के, और यहाँ से बी सी डी है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 के। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एंगल ए बी सी इक्वल्स टू बी सी डी। ये बात प्रूफ हो गई। तो एंगल जो ए बी सी है वो प्रूफ हो गया बी सी डी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ बेटा मैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट एंगल, नेट एंगल्स एंड आर इक्वल है, इक्वल है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, यानी ये जो है ए बी पैरेलल हो सी डी के, यानी ए बी पैरेलल हो सी डी के, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए बी पैरेलल हो सी डी के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब क्या हो, जिन लाइनों के अंडर वो आ रहे हैं वो पैरेलल हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए।